Assalamu alaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. My name is Nureen Fatima. We are on lesson 35, Gender and Health Promoting Behaviors. To health effects of exercises. Exercises के क्या health effect है and जो mainly जो general physical fitness है उसके क्या benefits हैं. Regular exercise करने से आपको feeling of well-being आती है. Endorphin hormone release होता है जिससे आपको वो feeling of elation मिलती है. दैट मीन्स हैप्पीनेस. लॉन्गर ड्यूरेशन एक्सरसाइजेस करेंगे आप, ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी वेट रिड्यूस होगी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा और काफ़ी हद तक कम भी हो जाएगा. रेगुलर एक्सरसाइज थ्राइस करना चाहिए वीकली, जिससे आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग, कार्डियो लाइक हार्ट एंड रेस्पिरेटरी जो आपका लंग्स है ये सब प्रॉपरली फंक्शन करे और मजबूत हो. और एक्सरसाइज करने से आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, सेल्फ इस्टीम इंसान की बढ़ जाती है एंड इम्यून फंक्शनिंग में भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है रेगुलर एक्सरसाइज हमें मेंटली और फिज़िकली फिट करता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम और मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है. एरोबिक एक्सरसाइजेस हमें डिप्रेशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है और स्लीप डिसऑर्डर. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज़ बेनिफिशियल इन बोथ इन कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन वो ओके एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजमेंट. द क्लासिक एलामेडा कंट्री स्टडी, इसमें रिसर्चर्स बेलॉक एंड ब्रेसलॉ 1972 में ये कुछ रिसर्चर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किया था हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर और हैबिट्स विच हैज़ अ रिलेशनशिप विथ हेल्थ. इन लोगों ने 2000 लोगों का सैंपल लिया था कैलिफोर्निया से और फिर मॉर्टेलिटी रेट फॉलो की थी, ये नोट डाउन किया था एंड उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि कुछ लोग जो मॉर्टेलिटी रेट जो मर गए हैं वो हेल्थी हैबिट्स, कुछ लोगों के हेल्थी हैबिट्स थे, कुछ लोगों के हेल्थी हैबिट्स नहीं थे. और 5 ऐसे हैबिट हैं जिसको काफ़ी आइडेंटिफाई किया गया विथ रिलेशन टू लो मॉर्टेलिटी रेट. ओके, सफिशिएंट स्लीप, मॉडरेट ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज एंड वेट कंट्रोल. जेंडर डिफरेंसेस इन एक्सरसाइज एंड हेल्दी हैबिट्स, रिसर्च ने ये सब फैक्ट सपोर्ट किया था कि ये बाकी चीज़ें इक्वल है बट फीमेल्स की लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है मेन से. और रिसर्च ने ये भी रिवील किया था कि जो मेल्स हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं व्हेन कंपेयर टू फीमेल्स. अमेरिकन स्टडी की गई थी 8 to 16 ईयर्स ओल्ड के बच्चों पे स्टडी हुई थी 1988 से 1994 के बीच. एंडरसन ETAL 1998 की है ये स्टडी. उन्होंने कहा था कि जो रिगरस एक्सरसाइजेज होती हैं, विगरस एक्सरसाइजेज या प्ले होते हैं जिसमें ज़्यादा आपकी स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि कोई भागने दौड़ने वाला खेल या फिर जॉगिंग करना ही एक्सरसाइज भी और प्ले भी दोनों. तो इसमें 80% सब्जेक्ट्स ने ये थ्राइसली किया था. मतलब एक वीक में थ्राइस बार 3 बार हर फिजिकल लाइक अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन क्लास आज उन्होंने ये एक्सरसाइजेज और प्ले किए थे एक वीक में 3 बार. ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं किया था वो ऐसे थे 26% गर्ल्स थी और 15% बॉयज़ थे. तो हम इस रिपोर्ट से भी पता कर सकते हैं कि जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा इंडल्ज होते हैं इन दिस फिजिकल एक्टिविटी. एक और नेशनल सर्वे किया गया था यूएस में जिसमें ये पता चला कि फीमेल्स ज़्यादा इंडल्ज होती हैं हेल्दी बिहेवियर्स में मोर देन मेन. ठीक है, फीमेल्स ज़्यादा इंडल्ज होती हैं या हेल्दी बिहेवियर रखती हैं मेन से ज़्यादा, बट फिज़िकल एक्टिविटी वो कम करती हैं. परसेंटेज ऑफ फीमेल भी ही हायर था सीट बेल्ट पहनने में और वेट लूज करने में ये एंड बट वो अनहेल्दी बिहेवियर्स भी थी उनके में
बट अनहेल्दी बिहेवियर्स मेन में थी, ठीक है, जैसे कि हाई ड्रिंकिंग, हैवी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ओके, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, एंड अभी स्मोक कर रहे हो या ओवर वेट हो, ठीक है, एक्सरसाइजिंग, रेगुलरली एक्सरसाइज करना और फिजिकली एक्टिव रहना, ये दो कैटेगरीज हैं जिसमें फीमेल हमेशा लो रहती थी, कम इन परसेंटेज कम रहता था व्हेन कंपेयर टू मेल्स। बट बाकी चीज़ों में जैसे कि अनहेल्दी बिहेवियर्स कैरी करने में उसमें मेन ज़्यादा रहते थे, फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ठीक है। ये किसकी रिपोर्ट है? हेल्थ यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट है, 1990 1991, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। बॉयज़ भी एक्सरसाइज में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं दैन गर्ल्स फ्रॉम एन अर्ली एज, मिडिल एज और लेटर ईयर में भी वुमेन बहुत कम एक्सरसाइजेस करती हैं बट मैन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, या करती ही नहीं है एक्सरसाइजेस वो। तो एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि उन्हें जो जिस घर में है उसमें कम एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज करने के लिए जो एरिया है वो कम हो, या फिर उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो, तो इसलिए भी वो नहीं करती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हिंग वुमेन फिटनेस एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस, फटीग एंड ओवरवर्क। अब मोस्टली क्या होते हैं, ये है कि घर की औरतें घर का काम करती हैं, मोस्टली वो हाउस वाइफ होती हैं, नॉन वर्किंग वुमेन होती हैं, तो उन्हें घर के सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, एज अ हाउस वाइफ देखना पड़ता है, ठीक है, तो उन्हें इतना वक्त नहीं मिलता है, ये अक्सर वो बहुत थक जाती हैं, तो वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं रेगुलरली, एंड अगर स्टार्ट भी करती हैं तो वो रेगुलरली नहीं कर पाती, ओके। ये अपने जो डेली स्केड्यूल जो घर के काम होते हैं उससे भी उनको वक्त निकालना, एक ये पूरी पर्सनल एक्टिविटी हो जाती है, तो उसमें भी वक्त निकालना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। एंड यूजुअली जो औरतें एक्सरसाइजेस करती हैं रेगुलर बेसिस पे, ये वो या तो घर के काम थोड़े बहुत कम करती हैं या फिर बाहर का काम नहीं करती हैं, ऑफिस वर्क। सोसाइटल एटीट्यूड एंड स्टीरियोटाइप, मोस्टली ये लोग ये बिलीव करते हैं कि एक्सरसाइज करना हाँ मेन का काम है, इट्स मेन थिंग, बट इट्स दे डू नॉट लाइक थिंक दैट इट्स अ वुमेन थिंग, और ये सारे इंसान को ज़रूरत होती है, ओके। दूसरा एक और स्टीरियोटिपिकल बिलीफ है कि औरतों को ये लगता है कि जो घर के काम करते हैं वही है इनफ एक्सरसाइज है, इतना ज़्यादा एक्सर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो मैनी पीपल यानी कि वुमेन भी ये बिलीव रखती है कि एक बार शादी हो जाने के बाद, बच्चे पैदा हो जाने के बाद आपको पूरी लाइफ अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को ही देखना होता है, खुद का ध्यान नहीं रखना होता, या फिर वो खुद के लिए इतना टाइम ही नहीं निकालती। थर्ड है लैक ऑफ एक्सरसाइजिंग फैसिलिटीज़, बट मोस्टली कुछ जगहों में पार्क, प्लेग्राउंड, जिम नहीं होता, तो वुमेन काफ़ी हद तक नहीं जाती है, इवन कभी कभी उन्हें दिल भी करता है तो भी वो नहीं करती हैं। अपटेक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, पूरी स्टेट, पूरी वर्ल्ड लगी पड़ी है हेल्थ प्रमोट करने में और डिज़ीज़ कम करने में, तो बेसिक गोल इनका यही रहता है कि हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो जाए। हेल्थ केयर कॉस्ट काफ़ी हद तक बढ़ते रहता है, कम भी होता है कभी, बट हमेशा अक्सर ज़्यादातर हम देखते हैं बढ़ता ही रहता है। बट एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ की वजह से, जिससे हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें, पहले पता चल सके बीमारी का, स्क्रीनिंग हो सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं लोग। And in other ways, healthcare is also a major burden on the national economy. Also it's a major concern because जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं उनके ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि प्रिवेंटेबल होते हैं मोस्टली, तो एक ये नेशनल इकॉनमी के लिए भी फ़ायदा है कि डिज़ीज़ कम हो, जिससे हेल्थ केयर कॉस्ट लो हो और हेल्थ स्टेटस भी सिटीजन्स का इम्प्रूव हो। व्हेन डज द अपटेक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी बिकम इम्पॉर्टेंट? काफ़ी सारे सिचुएशन में हम देखेंगे कि जो हेल्थ अथॉरिटीज़ होती हैं वो हमें लोगों को चाहती हैं कि वो हेल्थ सर्विसेज यूटिलाइज़ करें, और स्पेशली इन वुमेन हेल्थ,
फुल फ्लेज कैंपेन्स लगती हैं टू इनकरेज द वुमेन टू कॉन्टैक्ट द हेल्थ सर्विसेज और अथॉरिटीज़ एंड बेनिफिट फ्रॉम हेल्थ फैसिलिटीज़। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है जब से हेल्थ अथॉरिटीज़ इस सीरियस डिजीज़ को, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस और भी बहुत सारे डिजीज़ को डायग्नोज करना स्टार्ट कर दिया। तो यूटिलाइजेशन ऑफ हमें मेडिकल सर्विसेज यूटिलाइज़ करनी चाहिए एंड ये हेल्थ प्रोफेशनल भी चाहते हैं कि हम यूटिलाइज़ करें। ओके, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें रिपोर्ट मिल रहे हैं कि ये वे अबाउट द पुअर यूटिलाइजेशन, कोई यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है हेल्थ सर्विसेज, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ स्टेटस ऑफ द सोसाइटी एट अ लार्ज स्केल एंड हेल्थ कंडीशंस काफ़ी सारे जो ऐसे हैं जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अगर स्क्रीनिंग, अगर डायग्नोसिस बहुत पहले ही हो जाए। रिसर्च ने भी ये बताया कि वुमेन आर मोर लाइकली देन मेन टू गो फॉर मेडिकल कंसल्टेशन इन अदर देन दी प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। वुमेन ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं बॉडीली चेंजेस को लेकर के एंड इलनेस को लेकर के, ऑल्दो वो ये बहुत क्लियर कट जेंडर डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल ऐसा माना जाता है, बिलीव रखा जाता है कि वुमेन ज़्यादा फोकस्ड होती हैं, अवेयर होती हैं अपने फिज़िकल स्टेट को लेकर के, अपने फिज़िकल चेंजेस को लेकर के, और इसी वजह से ये वो अपने फिज़िकल सिम्टम्स को वो ज़्यादा नोटिस करती हैं, ज़्यादा ध्यान रखती हैं व्हेन कंपेयर टू मैन। एक और एक्सप्लेनेशन है कि इन केस ऑफ वुमेन हैविंग चिल्ड्रन, उन्हें ट्रेन किया जाता है, उन्हें नोटिस करवाया जाता है अपने हेल्थ और फिज़िकल स्टेट की अपनी भी और बच्चे की भी, ये तो इस वजह से भी वो सेंसिटिविटी डेवलप कर लेती हैं अपने फिज़िकल सिम्टम्स को पहचानने में। और कुछ सोसाइटल एटीट्यूड्स भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि ये बाकी लोग भी बोलते हैं कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें सोसाइटल एटीट्यूड भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। मेन हैन यूजुअली वो एक्सेप्ट भी नहीं करते कि हाँ हम बीमार हैं, वो एंड वुमेन बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करती हैं, वो फ़ौरन बता देती हैं हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ ज़रूरत है और मुझे हेल्प की ज़रूरत है। रिसर्च ने भी शो किया है कि वुमेन की ज़्यादा हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है और मेन की मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है ऑफ एक्यूट इलनेस, जैसे कि इन्फेक्शियस एंड पैरासिटिक डिजीज़, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो मेन ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ओके, एंड बिहेवियर्स लिंक्ड विद डायग्नोसिस ऑफ कैंसर अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाए तो काफ़ी हद तक ट्रीट हो सकता है, लाइक 99%। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि फुल्ली ही क्योर हो सकता है अगर बहुत पहले ही स्टेज पे पता चल जाए। दो बिहेवियर होते हैं, दो हेल्प मिल सकती है, एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और एक मैमोग्राफी। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अगर रेगुलरली परफॉर्म किया जाए तो इट कैन आइडेंटिफाई अ लंप और एनी ग्रोथ very early in the breast। ठीक है, 90% of all diagnosed breast cancer is located by BSE। ठीक है, ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर कैसे लोकेट होता है? BSE के थ्रू। और रेगुलर एग्जामिनेशन होनी चाहिए ब्रेस्ट की बाय फीमेल्स, खुद वो करें ये एवरी मंथ। ज़्यादातर वुमेन ये प्रैक्टिस नहीं करती, बट आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ये, जिससे पता चल सके कि कभी कोई लंप या ग्रोथ होना स्टार्ट करे तो आप पहले ही डायग्नोस करवा लो। प्राइमरी रीज़न यही हो सकती है ब्रेस्ट कैंसर की, एक ही लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को मालूम नहीं है और ये भी मालूम नहीं है कि किस तरह एग्जामिन करते हैं। मैमोग्राफी रेगुलरली एक ईयरली मैमोग्राफी होता है, मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये एक तरह का टेस्ट है फॉर डायग्नोजिंग एनी ब्रेस्ट कैंसर है। एंड 38% ऑफ वुमेन, 50 में से 38% ही के पास मैमोग्राम है ये एक। ओके, एंड रेट ऑफ एशियन वुमेन, एशियन वुमेन वो जो वेस्ट में सेटल हुई हैं ये है, वो जो मेमोग्राफी ही फैसिलिटी यूज़ करती हैं वो बहुत कम है रेट उनका।
एंड वुमेन जो डिफरेंट रेसेस की हैं ये दे डू नॉट यूज़ मेमोग्राम और दे अवॉइड गोइंग फॉर अ टेस्ट लाइक मेमोग्राफी। वाई? ड्यू टू फियर ऑफ रेडिएशन, क्योंकि उसमें रेडिएशन थोड़ी होती है तो वो उससे डरती हैं। एम्बेरसमेंट भी इससे भी, शेम से भी, ये एंटिसिपेटेड पेन और एंग्जाइटी और कंसर्न भी रहता है कि कहीं महंगा ना पड़ जाए, स्पेशली इन केस ऑफ पुअर वुमेन। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर अपलिफ्टिंग एनी वुमेन मेडिकल केयर एंड फैसिलिटी। वुमेन अगर औरतें एक घर के काम कर रही हैं, बाहर के काम नहीं करती, जैसे कि बाहर वर्क नहीं करती हैं, तो उन्हें अपने शौहर का, अपने घर के मर्दों का भी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है और केयर करनी पड़ती है, स्पेशली सिंगल वुमेन या मदर या सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ में। ये वुमेन काफ़ी हद तक मेडिकल कंसल्टेशन को वो पोस्टपोन करती रहती हैं ड्यू टू फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रीजंस। एंड रिसर्च की गई है पास्ट 20 to 25 ईयर्स की, जिसने इसमें ये बताया है कि एक सर्वाइकल स्मीयर बहुत हेल्पफुल होता है सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज करने में। ये और बहुत कम औरतें इसकी एग्जामिनेशन के लिए जाती हैं। रीज़न यही हो सकता है, सेम वही हो सकता है जो मेमोग्राफी के लिए था कि वो नहीं जाती थी। एंड अराउंड 10% ऑफ एशियन वुमेन इन ही गई थी और एलिजिबल थी फॉर द स्क्रीनिंग टू यूटिलाइज इट इन ब्रिटिश में। ओके, एंड यहाँ पे फाइनेंसिस का प्रॉब्लम नहीं होता है, सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं एंड मोस्टली ऐसा होता है कि मेन भी काफ़ी अपने टेस्ट और काफ़ी अपनी स्क्रीनिंग डायग्नोसिस की अलग अलग बीमारी की भी और स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर की वो डायग्नोज नहीं करवाते इतना, बहुत कम मेन करवाते हैं। ओके, एंड both the cases most men they lack proper knowledge or they feel embarrassed or being examined by the doctor। ठीक है, उन्हें शर्म आती है कि डॉक्टर उस तरफ या एग्जामिन करेगा, देखेगा, या फिर उन्हें ये इस बात की नॉलेज नहीं होती ही कि बीमारी कैसी है और कितनी ख़तरनाक है। और मोस्टली मेन in case of rectal or intestinal problem, mostly men they avoid medical consultation and they even avoid endoscopy